नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके लिए तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलोंग यारलोंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। तो किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है? तो जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला जो आरेख कहलाता है वो जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। क्या कहलाता है? जनसंख्या पिरामिड कहलाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? तो किसी निश्चित, ये नहीं है, किसी निश्चित समय अवधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को, क्या है? जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाएगा? तो जनसंख्या पिरामिड कहलाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो विक्रम चंद्र है। कौन है? विक्रम चंद्र है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन नामक उपन्यास के लेखक विक्रम चंद्र है। क्लियर? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है। ऋग्वेद में क्या है? 1028 सूक्त है, जिसका संग्रह है, जो कितने मंडलों में विभाजित है? तो 10 मंडलों में विभाजित है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल में विभाजित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो इसमें ऋग्वेद में कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी मेमोरी के संबंध में पूर्ण नाम क्या है? तो पूर्ण नाम जो यूएसबी का है वो क्या है? तो यूनिवर्सल सर्विस बस होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर? तो ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कब स्थापित की गई थी? तो हुगली नदी के तट पर जो अंग्रेजों के द्वारा पहली व्यापारिक कोठी खोला गया था तो 1651 ईस्वी में खोला गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायतों के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कौन करता है? किसी राज्य में पंचायत का जो निर्वाचन की घोषणा करता है तिथि का, वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेशम का नियम संबंधित है किससे है? मुद्रा प्रचलन से है। किससे है? मुद्रा प्रचलन से है ग्रेशम का नियम। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें मंत्रिमंडल का प्रयोग किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद जो है 352 का 3 में किया है। 352 के 3 में किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक मनी क्या है? क्या है? प्लास्टिक मनी क्या है? तो क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड जो आजकल देख रहे हैं, क्रेडिट कार्ड प्रचलन में चल रहा है, इसी को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है।
क्रेडिट कार्ड को क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है 12th फेल को मिला है। किसको मिला है? ऑप्शन सी हो जाएगा, 12th फेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में क्या है? औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल का स्थापना किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल का स्थापना किसने किया था? तो पंडिता रमाबाई ने किया था। पंडिता रमाबाई ने की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। क्या है? भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भारत का पहला महिला रोबोट है जो कि अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका नाम क्या है? तो व्योम मित्र है। उसका नाम क्या है? व्योम मित्र। ऑप्शन सी हो जाएगा, व्योम मित्र हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक से मापा जाता है। क्यूसेक से मापा जाता है। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जो है जल की बहाव को मापा जाता है। किसका मापा जाता है? जल की बहाव को मापा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जल की बहाव हो जाएगा। देखिए यहाँ गलती लिख दिया है, बहाव हो जाएगा। क्लियर। तो जल की बहाव को जो है किससे मापा जाता है? क्यूसेक से मापा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जो जाना जाता है वह चित्रकूट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? भारत का जो है कौन सा जलप्रपात है, अर्थात भारत का जलप्रपात चित्रकूट जो है उसको नियाग्रा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन असत्य है? तो एक एक करके हम लोग कथन देखेंगे और असत्य कथन की पहचान करेंगे। तो पहला है जात्रा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल का है। जात्रा जो लोक नृत्य है वह पश्चिम बंगाल का है, यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है अभी तक भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। तो बिल्कुल सत्य है, अभी तक जो है भारत में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया गया है। तीसरा है सोम प्रकाश के लेखक ओपरिन है। सोम प्रकाश के जो लेखक है ओपरिन है, ये बिल्कुल गलत है। सोम प्रकाश के जो लेखक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? असत्य की खोज कर रहे थे, तो ऑप्शन सी जो है यही असत्य है। क्यों? क्योंकि सोम प्रकाश के जो लेखक है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, जबकि ओपरिन जो थे ये जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक है। जीवन की उत्पत्ति पुस्तक के लेखक अगर पूछेगा तो ओपरिन हो जाएगा। ये जो ओपरिन आप देख रहे हैं ये जीवन की उत्पत्ति का लेखक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि जीवाणु का साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु का साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी आकृति होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जीवाणु का जो साधारण आकृति होता है वो कैसा होता है? छड़नुमा होती है, अर्थात छड़ रूपी होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार क्या सत्य है? एक एक करके हम लोग कथन को देखेंगे और सत्य की पहचान करेंगे। पहला कथन है भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज जो है वो ईसाई का है। बिल्कुल सत्य है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज है वो ईसाई है। पहला स्थान पर कौन है? मुस्लिम है, उसके बाद ईसाई आता है। क्लियर। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो ऑप्शन ए सही है। दूसरा है भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% है। बिल्कुल, पुरुष साक्षरता जो दर है भारत का
वो 82.14% है। यह बिल्कुल सत्य है। दूसरा है, भारत की अशोधित मृत्यु दर जो है वो 7.1% है। बिल्कुल सत्य है। अशोधित मृत्यु दर जो है वो 7.1% है। अर्थात ये तीनों ऑप्शन जो है उपरोक्त में से सत्य है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक क्या है, हाल ही में वैश्विक मेडटेक सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ है? हाल ही में जो वैश्विक मेडटेक सम्मेलन हुआ है 2024 में, वह कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में जो वैश्विक मेडटेक सम्मेलन हुआ 2024 में, वो नई दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन द्वारा क्या है, कलहन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी में किसका इतिहास का वर्णन मिलता है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पहला ये क्वेश्चन जो है ये कलहन के द्वारा रचित पुस्तक है। पहली बात तो ये जो राजतरंगिणी पुस्तक है ये कलहन के द्वारा लिखा गया है, ये ध्यान में आ गया। और इसमें जो राजतरंगिणी में जो इतिहास का वर्णन मिलता है ये कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये जो राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये संस्कृत भाषा में लिखता है। कलहन के द्वारा जो लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास का वर्णन मिलता है। क्लियर। तो किस भाषा में वर्णन मिलता है? तो संस्कृत भाषा में वर्णन मिलता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्कैंडिनेविया क्या है? स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कहाँ है? ये यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो कि यूरोप में पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब मिला था? गोवा को जो 25वां राज्य बनाया गया था, गोवा को 25वां राज्य कब बनाया गया? तो 30 मई 1987 ईस्वी को बनाया गया था। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 30 मई 1987 ईस्वी को दिया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची के क्या है? सांची हो जाएगा, रांची लिख दिया है, ये सांची कर लीजिएगा। सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में, सांची के स्तूप में कौन सा प्रतीक चिन्ह जो है सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? सांची का जो स्तूप है सारनाथ में, जो प्रतीक चिन्ह है बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। सभी लोग जानते हैं कि बुद्ध के द्वारा जो है प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था। तो सांची का स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में है। तो सारनाथ में जो यह स्तूप है उसमें प्रतीक चिन्ह है। क्या प्रतीक चिन्ह है? उसमें कौन सा प्रतीक चिन्ह है जो कि प्रथम उपदेश का को वर्णित करता है? तो चक्र है। उसमें क्या है? चक्र। जो आप देखिएगा सारनाथ में जो चक्र है वो किसका वर्णन करता है? तो प्रथम उपदेश का वर्णन करता है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चक्र हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिद्धि धमाल क्या है? सिद्धि धमाल नृत्य किस प्रदेश से संबंधित है? तो सिद्धि धमाल जो नृत्य है वो गुजरात में होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये तो निश्चित ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कहता है कि देश में पहली बार पेपरलेस चुनाव कहाँ कराया गया है? देश में पहली बार जो पेपरलेस चुनाव हुआ है वो मध्य प्रदेश में कराया गया दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ था पंचायती राज का चुनाव हुआ था, जो कि पंचायत उपचुनाव में किया गया था। और पंचायत उपचुनाव जो हुआ था वह क्षेत्र था
रतुआ रतनपुर गांव था। क्या था? रतुआ रतनपुर गांव में जो है यह पेपरलेस चुनाव कराया गया था। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार पेपरलेस चुनाव को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर संचालित किया था। कहां पर किया गया था? तो रतुआ रतनपुर गांव में किया था। पंचायती उपचुनाव में किया था, उपचुनाव हो रहा था पंचायत में, वहीं पर क्या था? पेपरलेस चुनाव करवाया था। क्लियर? तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। ये मध्य प्रदेश का गांव पड़ता है रतुआ रतनपुर। क्लियर? क्या पड़ता है? रतुआ, रतुआ कर लीजिएगा, रतनपुर, रतुआ रतनपुर गांव है। क्लियर? इस तरह से आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम शासक, क्या है? मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य क्या है? दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो वह कौन सा शासक था? तो इल्तुतमिश का शासक था। इल्तुतमिश के शासन काल में एक भाग जो है दार उल इस्लाम का भाग माना जाता था, तो ऑप्शन इल्तुतमिश हो जाएगा। क्लियर? फरवरी 1929 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से क्या क्या था? बगदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को सम्मान में खिलअत एवं प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। खलीफा ने इल्तुतमिश को की पुष्टि उन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने जीते हुए थे। साथ ही खलीफा ने उसे सुल्तान ए आजम अर्थात महान शासक की उपाधि भी प्रदान किया था। खलीफा ने क्या प्रदान किया था? सुल्तान ए आजम अर्थात महान शासक की उपाधि भी दिया था। खिलअत मिलने के बाद इल्तुतमिश ने क्या क्या था? नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण किया था। जब खिलअत की उपाधि उनको मिला, अर्थात खिलअत मिलने के बाद जो है इल्तुतमिश ने क्या किया? अमीर उल मोमिनीन की उपाधि ग्रहण किया। क्लियर हो गया होगा? इल्तुतमिश जो थे, भारत में ये पहला मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया था। भारत में जो पहला मकबरा बनवाया था इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। इसने दिल्ली में एक स्वयं के लिए मकबरे का भी निर्माण करवाया जो इंडो इस्लामिक शैली में बना था। भारत का पहला मकबरा माना गया है। यह जो इंडो इस्लामिक शैली में पहला मकबरा बनाया गया था, यह भारत का पहला मकबरा माना जाता है। क्लियर? कौन किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, स्वयं के लिए अपना मकबरा बनाया था। क्लियर? दूसरी बात यह था कि कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। कुतुब मीनार जो थे, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अजमेर की जो मस्जिद है, अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही करवाया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश को भारत में क्या कहा जाता है? गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। उसने सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी करवाया था। उसने क्या करवाया था? सुल्तानगढ़ी का निर्माण भी करवाया था। क्लियर हो गया होगा? तो इल्तुतमिश के बारे में क्लियर बता दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अंतिम क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है क्या है? पृथ्वी के ऑर्बिट में 2.5 महीने के लिए कौन सा एस्टेरॉयड आ गया है? देखिए, पृथ्वी के ऑर्बिट में जो है 2.5 महीना के लिए कौन सा एस्टेरॉयड आ गया है, अर्थात उल्का पिंड आ गया है, जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। जिसको क्या कहा जा रहा है? मिनी मून का दर्जा दिया गया है। तो ये 2024 PT5 है। क्या है? 2024 PT5 के रूप में इसको नाम दिया गया है। क्लियर? तो ये क्या है? पृथ्वी के ऑर्बिट में 2.5 महीना के लिए एक एस्टेरॉयड आकर के फंस गया है, जिसे मिनी मून कहा जा रहा है। तो उसका नाम क्या है? 2024 PT5, PT5 नाम दिया है। इसे नासा के एटलस ने खोजा है। इसे किसने खोजा है? नासा के एटलस ने खोजा है। यह पृथ्वी के ऑर्बिट में 29 सितंबर से 25 नवंबर तक मिनी मून बन जाएगा। यह जो पृथ्वी के ऑर्बिट में रहेगा और ये 29 सितंबर से 25 नवंबर तक जो है ये मिनी मून के रूप में कार्य करेगा।
अर्थात बना रहेगा। एस्टेरॉयड जो है सामान्यतः मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। उल्का पिंड जो पाया जाता है वो एस्टेरॉयड जिसको बोलते हैं, ये एस्टेरॉयड सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। एस्टेरॉयड से ज़्यादा खतरा जो होता है हमारे पृथ्वी को ही है। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो कट करके जो टूट करके निकलता है वो डायरेक्ट पृथ्वी से टकराता है और पृथ्वी पर जो है क्या होता है? क्षति पहुंचाता है। तो एस्टेरॉयड से सर्वाधिक खतरा जो है हमारे पृथ्वी को ही है। क्यों? क्योंकि 50,000 साल पहले एक एस्टेरॉयड जो है इसी प्रकार का एस्टेरॉयड भारत के महाराष्ट्र में गिरा था। कहाँ गिरा था? 50,000 साल पहले की चर्चा कर रहे हैं। 50,000 साल पहले जो है एक एस्टेरॉयड भारत के महाराष्ट्र में गिरा था, जिससे लोनार झील बना है। अभी जो आप लोनार झील पढ़ते हैं कि लोनार झील कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। और किससे? यही जो उल्का पिंड गिरा था इसी से बना था। वह जो उल्का पिंड था जिसको एस्टेरॉयड बोलते हैं, ये जो एस्टेरॉयड था वो 50 लाख टन का था। आप सोच सकते हैं वो जो 50 लाख टन का जो वजन गिरेगा ऊपर से, तो कितना वो जो है गहराई में जाएगा। आप अनुमानता जो है लोनार झील को देख करके आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार 2013 में हाल ही की घटना हम बता रहे हैं। 2013 में एक एस्टेरॉयड रूस में गिर गया था। कहाँ गिरा था? 2013 में एक एस्टेरॉयड रूस में फट गया था। उसके पहले जो है 1908 में भी एक एस्टेरॉयड रूस के साइबेरिया में फट गया था। रूस में जो है लगातार 2 घटना घटा। कब कब? 1908 में फटा था और 2013 में फटा था। तो ये साइबेरिया में फट गया था और डायनासोर का जो है अंत एस्टेरॉयड से ही माना गया है। डायनासोर का जो अंत मानते हैं हम लोग कि डायनासोर का जो पृथ्वी पर से जो अंत हुआ है वो एस्टेरॉयड से ही अंत हुआ है। ये भी ध्यान में आप रखिएगा। एस्टेरॉयड जो है, एस्टेरॉयड सोलर सिस्टम से निकल करके क्या होता है? सोलर सिस्टम से निकल करके जब वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो इसको मेटेरॉयड कहते हैं। एस्टेरॉयड जो होता है, जिसको एस्टेरॉयड बोलते हैं हम लोग, उल्का पिंड, वो क्या करता है? सोलर सिस्टम से जब निकल करके वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तब उसको हम लोग मेटेरॉयड कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि मेटेरॉयड किसको कहते हैं, तो वो एस्टेरॉयड का ही भाग है जो कि सोलर सिस्टम में वो जब तक रहता है वो एस्टेरॉयड कहलाता है। और सोलर सिस्टम से जब बाहर वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो उसको मेटेरॉयड कहते हैं। तो इस तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाज़त दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।